हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हमारी होगी प्रैक्टिस बैच की क्लास नंबर 3। इससे पहले 2 क्लासें आपको मैंने प्रोवाइड करा दी गई हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो देख लेना। काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही होगी उस टाइप की, तो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना भाई। वीडियो को आप शेयर कर सकते हो एक बार अपने सभी इष्ट मित्रों के पास या मित्रियों के पास। ठीक है ना, जो भी है आपका सगा संबंधी जो तैयारी कर रहा है टीचिंग की, तो आप उसको कर सकते हो शेयर। तो शुरुआत करेंगे क्लास की। क्लास को अंत तक देखना, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। आइए फिर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग बताओ। 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग बताओ। बताओ कितना आएगा उत्तर। 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग बताना है। कितना आएगा उत्तर फटाफट बताओ। कितना आएगा उत्तर फटाफट बताओ। देखो, सम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है। आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि n सम संख्याओं का योग क्या होता है। n सम संख्याओं का योग क्या फार्मूला क्या होता है। n सम संख्याओं का योग का फार्मूला n+1 यही ना होता है। n मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं। अगर यहाँ पर आप 50 रख दोगे, 50 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 से 50 तक सम संख्याएं कितनी आएंगी वो आपको बताना है। तो चाहो तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। चाहो तो 1 से 50 तक संख्याएं लिखो, तब आप गिनो। मैंने डायरेक्ट बताया था कि आप n की वैल्यू कैसे निकालोगे। ये जो 50 दिए रखा है इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 25, ये आपकी सम संख्याएं आएंगी। 1 से 50 तक अगर सम संख्याएं तो 25 सम आएंगी और 25 विषम आएंगी, क्योंकि एक एक के गैप पर आती है ना, तो आधी सम निकल जाएंगी आधी विषम निकल जाएंगी। तो n की वैल्यू 25 आ गई। अब यहाँ पर 25 रखो तो 25 25 प्लस के 1 यानी क्या आ जाएगा 25 इंटू 26। तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 6 पंचे 30, 130 के जीरो हासिल कितना आ गया 13, और 26 दूना 52, 52 10 62, 62 63 64 65, 650 आ रहा है क्या। देखो जरा 650 आ रहा है ना। 25 छक्का 150 हासिल 15, 25 दूना 50, 10 60 5 65, 650 आपका सही जवाब है। 650 आपका क्या है भाई, बिल्कुल सही जवाब है। बोलो यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक की बात में। कितना आंसर आएगा भाई, 650 आ जाएगा। आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 2 पर। प्रश्न संख्या नंबर 2 पर पहुँचते हैं और देखिए क्या उत्तर आएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और बताइए क्या उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई, ये क्या कह रहा है। हाँ, 2 संख्याओं का योग 82। ये बढ़िया क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का योग दिया, योग 82 तथा 2 संख्याओं का योग 82 तथा अंतर 16 है। अंतर मतलब डिफरेंस 16 है। तो क्वेश्चन पूछे हैं तो क्या बताना, बड़ी संख्या बताओ। ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है। बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या बताओ। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूरी नहीं कि बड़ी संख्या ही पूछे, यहाँ पर क्वेश्चन छोटी संख्या ही पूछ सकता है। छोटी संख्या पूछेगा तो भी यही चीज़ देगा, बड़ी संख्या पूछेगा तो भी यही चीज़ देगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको जो संख्याओं का सम दिया है और जो संख्याओं का डिफरेंस दिया है उसको आपको ऐड करके 2 से अगर आप डिवाइड करोगे, जो संख्याओं का सम मतलब जो योग दिया है, डिफरेंस मतलब जो अंतर दिया, इसको जोड़ के अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आपकी बड़ी संख्या निकल कर आएगी। वहीं अगर आपसे कहीं छोटी संख्या पूछ ले, अभी हम पढ़ा दें बड़ी संख्या, आप एग्जाम में छोटी संख्या आ जाए तो आप कहोगे सर छोटी संख्या नहीं बताए हैं, तो वो भी सुन लो। छोटी संख्या का फार्मूला क्या होता है, सम माइनस का डिफरेंस कर दोगे और आप बट्टे 2 कर दोगे तो यहाँ से निकल कर छोटी संख्या आएगी। फार्मूला एक है, बड़ी संख्या में प्लस है, छोटी संख्या में माइनस है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या पूछे है, बड़ी संख्या पूछे ना, तो दोनों संख्याओं का योग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सम प्लस डिफरेंस बटे का 2। सम कितना है, दोनों संख्याओं का योग 82 है, प्लस डिफरेंस कितना है भाई 16 का है, और बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा,
है ना, बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो 6 2 8, 8 1 9 98/2, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 9 8 49, ये 49 के आगे बड़ी संख्या आ गई। अगर आपसे छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या भी निकाल सकते थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। 82 से 16 घटाते 12 से 6 जाएगा 6, 7 से 1 जाएगा 5, 66, 66। अगर 66 को 2 से डिवाइड करते तो 33 आपकी छोटी संख्या आ जाती, लेकिन ये हमसे क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था, हमसे बड़ी पूछा था तो 49 मैंने बता दिया। लेकिन अगर जब भी भविष्य में हो सकता है आपसे छोटी संख्या पूछ ले तो छोटी भी निकाल लोगे आप, उसमें कोई दो बातें नहीं है। क्लियर, ऐसी बात लगा लोगे ना क्वेश्चन। चलिए फिर आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 3 पर और उसको समझते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसको जरा समझिए। 7 के प्रथम 10 अपवर्त का योग बताओ। अगर ये क्वेश्चन नहीं बता पाए तो फिर भाई गलत बात है। 7 के प्रथम 10 अपवर्त का योग आपको बताना है, योग बताना है। प्रैक्टिस बैच की पहली क्लास में मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था और मैंने बताया था कि आप ऐसे प्रश्न कैसे लगाओगे। उत्तर बता दो मेरे भाई, उत्तर बता दो कितना आएगा, जल्दी से उत्तर बताओ कितना आएगा, जल्दी से उत्तर बताओ कितना आएगा। देखो हमने बताया था कि जो n संख्याओं के सम का, n नेचुरल नंबर का जो सम होता है पहले उससे लगाओ आप। तो यहाँ पर अगर आप लगाओगे n+1/2, यही तो फार्मूला होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n मतलब नंबर ऑफ टर्म, कितने अपवर्त हैं 10 अपवर्त हैं, तो आप यहाँ लिखोगे 10 ब्रैकेट में 10 प्लस के 1 और बटे के 2 कर दोगे तो ये हो जाएगा। 2 से काटोगे 5 बार में, 10 से 11, 11 पचे 55 आ जाएगा। 55 तो आ गया नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नहीं है, 7 के अपवर्त हैं तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करा दो। 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35, 3 38, 385। कितना उत्तर आएगा 385 आ रहा ना, यही उत्तर आ जाएगा। 385 क्या आ जाएगा आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो ये बात क्लियर कि नहीं क्लियर, जल्दी से बताओ भाई ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बात बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इतनी बात फटाफट तरीके से बताओ, फटाफट तरीके से इतनी बात बताओ भाई, क्लियर ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है आपका 100 - 300 का कितने परसेंट है, 20% है। और उसके बाद आपको दिया गया ऑफ 40% इज इक्वल टू कितना होगा बताओ। 40% इज इक्वल टू कितना होगा आपको बताना है। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का जवाब जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, फटाफट तरीके से बताओ, जल्दी से बताओ भाई इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। ये तो बोडमास नियम के अंतर्गत है ना। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो अगर मैं ब्रैकेट को पहले सॉल्व करने जाता हूँ तो ये हो जाएगा 100 - 300 का मतलब गुणा 20% का मतलब बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 3 60 और उधर ऑफ का मतलब का कर लेंगे और 40% डायरेक्ट कर देंगे, है ना। आप उत्तर बता सकते हो। 100 में से 30 दूनी 20, 20 3 60 जाएगा, तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं। 100 माइनस के कितना आ जाएगा 60 ब्रैकेट में और इंटू 40% आ जाएगा, यानी 40/100। तो ये कितना हो जाएगा 40, 40 का 40% 16 आपका राइट आंसर। 1 1 1 1 जीरो कट गया, 4 चूँकि 16 आपका करेक्ट जवाब, 16 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का कितना जवाब आएगा 16 आ जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। कितना आएगा भाई 16 करेक्ट जवाब होगा इस प्रश्न का। बोलो ये बात क्लियर है, यही आंसर आ रहा था ना।
चलो फिर आगे देखते हैं। आगे होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और समझिए, बताइए क्या उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ज़रा इसको समझिए। ये कह रहा किसी वस्तु का CP/SP का 2/3 है। वेरी गुड क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2/3 है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है? विक्रय मूल्य का 2/3 है। तो प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि बताओ। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि आपको बताना है। प्रतिशत हानि बताओ। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। 2-3 चीज़ें ये बताना चाहूँगा कि प्रॉफिट आपका कब होगा, लाभ आपका कब होता है। एक कंडीशन आपको पता है, लाभ जब होगा लाभ जब आपका CP क्रय मूल्य क्या होगा, छोटा होगा। किससे छोटा होगा? विक्रय मूल्य से। तब आपका क्या होगा? लाभ होगा। जब क्रय मूल्य छोटा होगा विक्रय मूल्य से तब लाभ होगा। और लॉस यानी हानि कब होती है? तो हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य बड़ा होगा। किससे? विक्रय मूल्य से। तब आपकी हानि होती है। और जो प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है वो क्या होता है? SP माइनस के CP, ये प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है। और बात करें लॉस निकालने का फार्मूला क्या होता है? घाटा कैसे पता करोगे? घाटा पता करने के लिए आपको CP माइनस के SP करना पड़ेगा। CP माइनस के SP करना पड़ेगा तो आपका घाटा निकल कर आएगा। तो वही बात यहाँ पर भी है। देखो भाई, वस्तु का क्रय मूल्य बोले तो CP, SP का कितना है? 2/3 है। देखो CP दिया गया है, CP दिया गया है और क्या दिया गया? SP दिया गया। कितना दिया गया है? 2/3। यानी CP अगर 2 है तो SP कितना है? 3 है। यहाँ देखो SP बड़ा है 3 है और CP छोटा है 2। और जब SP सॉरी भाई, जब SP बड़ा होता है और CP छोटा होता है तब क्या होता है? लाभ होता है ना। जब SP बड़ा होता, CP छोटा होता तो क्या होता? लाभ होता। तो यहाँ लाभ हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? प्रॉफिट 1 का हो गया, 1 का। और पहले अभी मैंने बताया प्रॉफिट किस पर होता? हमेशा क्रय मूल्य पर। प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 2, 1/2। और 1/2 का मतलब 50% आपका सही जवाब। 2 से काटोगे 2 पंचे 10, 0। 50 से कम 50% क्या है? सही जवाब है। 50% सही जवाब है। उम्मीद करते हैं इतना आसान क्वेश्चन सबसे आ गया होगा। इतना आसान क्वेश्चन सबसे आ गया होगा, है भाई। आगे पहुँचते हैं। आगे पहुँचते हैं और देखते हैं चीज़ें कैसे हम लोग लगा पाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी वृत्त में 6 सेंटीमीटर जीवा। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। किसी वृत्त में 6 सेंटीमीटर जीवा, किसी वृत्त में 6 सेंटीमीटर जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से डाला गया लंब, किसी वृत्त में 6 सेंटीमीटर जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से डाला गया लंब, आगे क्या है लाइन? केंद्र से डाला गया लंब 6 सेंटीमीटर, सॉरी 16 सेंटीमीटर, ये भाई 6 नहीं 16 सेंटीमीटर है। लंब 6 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन पूछे है वृत्त का व्यास बताओ। वृत्त का व्यास बताओ। क्वेश्चन पूछे है वृत्त का व्यास बताओ। इस क्वेश्चन को लगाओ। क्वेश्चन पूछे है वृत्त का व्यास बताओ। किसी वृत्त में 16 सेंटीमीटर जीवा पर एक वृत्त है जिसमें 16 सेंटीमीटर की एक जीवा खींची है। सेंटर से यानी केंद्र से जब हम लंब डालते हैं
कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। तो आपको व्यास बताना है, तो आपको व्यास बताना है। व्यास कब बता सकते हैं, फटाफट बताओ। व्यास कब बता सकते हैं, जब हमको रेडियस पता होगी, जब हमको त्रिज्या पता होगी, उसका डबल करेंगे तब व्यास पता चलेगा। क्योंकि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। 2 त्रिज्याओं को मिलकर एक सिंगल क्या बनता है, व्यास बनता है। ये बात तो मैंने आपको बता ही रखी है। तो बस अगर इस क्वेश्चन को मैं चित्र में कन्वर्ट करूँ तो आप पता है ये आपका क्या है, एक सर्कल है। ओके, तो इसमें कितने सेंटीमीटर जीवा, 16 सेंटीमीटर। मैंने मान लिया ये हमारा 16 सेंटीमीटर क्या है, जीवा है। ये पूरी आपकी कितनी है, 16 सेंटीमीटर है ना। तो अब देखो ये सेंटर हो गया हमारा। सेंटर से हम कितने सेंटीमीटर का लंब डाल रहे हैं, तो 6 सेंटीमीटर का। ये 6 सेंटीमीटर हो गया। आपको जीवा बताना, ओ सॉरी, आपको क्या बताना है, आपको डाईमीटर बताना, आपको व्यास बताना, ये लंबाई बताना है। तो ये लंबाई आप कैसे बता पाओगे, जब आपको पहले रेडियस पता होगी। क्योंकि ये यहाँ से अगर मैं 2 भागों में डिवाइड करूँ तो ये R1 है, ये R2 है, इन दोनों को प्लस करोगे तो D निकल कर आएगा ना। तो अगर ये आपकी 16 है तो ये आपकी 8 होगी और ये आपकी 8 होगी। अब डायरेक्ट बताओ कितना होगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ये क्या मैं डायरेक्ट 10 कह सकता हूँ, नहीं समझे कैसे, आओ समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आओ समझते हैं। अगर मैं इसको बाहर निकालता हूँ, अगर मैं इस त्रिभुज को बाहर निकालता हूँ जो ऐसे अंदर बना हुआ है, ये आपका 6 है, ये आपकी 16 है। तो हम पहले ये साइड यानी इतनी वाली साइड निकाल लें, उसका डबल कर दें, हमें पता चल जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके सामने ये भुजा बनी है। इस भुजा को क्या बोलते हैं हम, बोलो बोलो, इस भुजा को क्या बोलते हैं हम, इस भुजा को बोलते हैं कर्ण। इस भुजा को कर्ण बोलते हैं। 16 का इसका कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब एक बात को समझना, यहाँ पर 16 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे। नहीं, अभी गलत हो जाता, क्योंकि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता, ऐसा प्रमेय बोलती है। ऐसा हम नहीं बोलते हैं, ऐसा प्रमेय बोलती है ना। तो ये 8। अब देखो 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पर 64 या 6 का स्क्वायर 36 रखिए। 8 का स्क्वायर 64 रखोगे, 36 64 कितना हो जाएगा, 36 64 कितना, 100 हो जाएगा भाई। 36 64 कितना हो जाएगा, 100। और स्क्वायर आ जाएगा तो रूट में आ जाएगा, यानी कर्ण की वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगी, 10। यानी ये 10 है तो 10 ये भी हो जाएगा भाई। 10 ये है, 10 ये भी, इन दोनों को मिला के जो आपका D निकल कर आएगा, 20 निकल कर आएगा। D मतलब क्या, व्यास। कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आंसर। 20 सेंटीमीटर जवाब है। इस प्रश्न का जवाब कितना है भाई, 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 का जवाब कितना है, 20 सेंटीमीटर है। बोलो बात क्लियर, आगे पहुँचे भाई, आगे 7 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचे। चलो फिर बताओ 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आपका घातांक एवं करड़ी से है, आपको बताना है। देखिए आपके सिलेबस में जो है वो भी है भाई, DI है ना, DI भी है आपके सिलेबस में। तो किसी दिन मैं DI के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की PDF बनाऊंगा अभी दिवाली बाद, ठीक है, जिसमें मैं आपको 10-12 क्वेश्चन DI के सिलेक्ट करूंगा। तो क्योंकि DI यहाँ पर बता पाना, एक एक क्वेश्चन लगा के बना पाना बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ऐसे में क्वेश्चन साइड में लगा दूंगा, इस तरफ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इधर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि एक DI आपके 3 या 4 नंबर पक्के करके जाएगी। एक DI से 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं और वो सारे क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड हो जाते हैं, एवरेज के हो जाते हैं। वहाँ परसेंटेज पूछ लिया जाएगा, एवरेज पूछ लिया जाएगा, अंतर जोड़ घटाव पूछ लेता है बस, ठीक है ना। DI सबसे इजी बैठेगा, आपको मैं बताऊंगा अभी दिवाली बाद। क्वेश्चन नंबर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा, 243 की पावर पॉइंट 0 पॉइंट कितना है, 0.16 इंटू 243 की पावर कितना है, 0.04। इसका मान कितना होगा, जल्दी बताओ इसका मान कितना होगा, फटाफट बताओ भाई इसका मान कितना होगा। जल्दी से बताने की कोशिश करना, जल्दी से बताने की कोशिश करना, इसका मान कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेस इक्वल है, बेस इक्वल है। यहाँ पर कुछ फार्मूले अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। अगर a की पावर m इंटू a की पावर n होता है,
अगर ए की पावर एन, थोड़ा सा इधर लिखें ताकि आपको दिखे फार्मूले, ठीक है ना। अगर ए की पावर ए इंटू ए की पावर एन होता है तो गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ये तो भाई सबको पता होगा, एम इंटू एन होता है। और एक फार्मूला होता है, अगर ए की पावर एम डिवाइडेड बाई अगर ए की पावर एन होता है तो ए की पावर एम माइनस एन हो जाता है। सब याद है, सब पढ़े हो ना भैया, इसमें तो कुछ किसी को बताना नहीं है। उसके बाद अगर ए की पावर एम टू द पावर अगर एन होता है तो ए की पावर एम एन हो जाता है। बस अभी तो मेनली यही 3 याद रखो, बाकी तो बात बाद में। आप सभी स्थानों पर देखोगे बेस इक्वल बेस इक्वल बेस, तो यहाँ पर भी घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। तो 2 4 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 0.16 प्लस में 0.04, तो ये कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 2 4 3 16 4 20, 0.664 के 0 हासिल 1 1 1 2 20 पॉइंट 20 को अगर आप देखो पावर पॉइंट में है ना मेरे भाई, अब पावर पॉइंट से हटाओ ना भाई, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, बटे 1 मानोगे, दशमलव हटाओगे, दशमलव के बाद 2 नंबर तो 2 जीरो बढ़ाओगे, 2 बटे कितना आ जाएगा, 2 बटे 100 आ जाएगा। 0 से 0 कटाओ, 2 1 कम 2 2 पंचे 10, यानी हम ये क्या कह सकते हैं, 243 की पावर 1/5, 243 की पावर 1/5। अब देखो 243 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और इसकी होल पावर 1/5, क्योंकि 3 3 9 3 27 या 81 81 3 243। अब देखो यहाँ पर पावर निकालोगे तो मल्टीप्लाई हो जाता ना पावर का, तो 3 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, उत्तर क्या आएगा 3। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। बोलो ये बात क्लियर है ना, कितना आंसर आएगा भाई, 3 आ जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर 3 आ जाएगा। आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 8 पर, है ना। प्रश्न संख्या नंबर 8 पर देखिए, आपको क्लासें कैसी लग रही मेरे भाई, ज़रूर बताया करो यार, आपके कमेंट से ही जो होता है वो मैं जान पाता हूँ बस, ठीक है ना, कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आंसर बताओ फटाफट। 16 की पावर 3/2, 16 की पावर 3/2 प्लस में 16 की पावर माइनस के 3/2, 16 की पावर माइनस के 3/2, इसका उत्तर बताओ क्या आएगा। इसका उत्तर बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ इसका उत्तर, फटाफट जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। प्लस है, नॉट मल्टीप्लाई, ये प्लस है, ठीक है ना, ये प्लस है आपका भाई, जल्दी बताओ क्या आएगा उत्तर। तो देखो अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, है ना। देखो बात क्या, अगर किसी नंबर की पावर अगर माइनस में है, किसी नंबर की पावर अगर माइनस में है तो इसको प्लस कब बनाएंगे, इसके ऊपर बटे 1 लगाकर हम प्लस बनाते हैं। एक चीज़ और याद रखना, किसी नंबर की पावर 0 उसका मान हमेशा 1 होता है। और ये सारी चीज़ें आप देख लोगे तो DLED 4th सेमेस्टर, DLED 3rd सेमेस्टर, DLED 2nd सेमेस्टर, यहाँ तक कि मैंने DLED 1st सेमेस्टर में ही आपको ये बताया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखो 16 की पावर 3/2, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 2, और इसकी होल पावर कितनी लिख सकता हूँ, 3/2 लिख सकता हूँ। बोलो भाई इतनी बात क्लियर ना, ठीक है। मैं 16 को 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इसकी होल पावर माइनस के 3/2 लिख सकता हूँ। ओके सर, तो 2 से 2 खत्म, 4 की पावर 3 आ गया, प्लस में 4 की पावर माइनस में 3 आ गया। अब कई लोग यहाँ पर 4 की पावर 0 आंसर दे देंगे, मतलब 1, जो कि गलत हो जाएगा। प्लस लगा है तो यहाँ पर पावर ना तो जुड़ेंगे ना तो घटेंगे, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौके 16, चौके 64, प्लस यहाँ पर क्यूब करने के बजाय पावर निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाओगे तो ऊपर बटे 1 लगाओगे तो 4 की पावर 3 यहाँ आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 1/64, और 64 का स्क्वायर निकालोगे तो 40 96, 40 97 बटे 64, 40 97 बटे 64। एक सेकंड देख लेते हैं क्या 64 का स्क्वायर यही आता है, जरा चेक कर लेते हैं।
4 चौके 16 का 6 हासिल 1 आ गया, 6 चौक 24 दूनी 48 से 49 हासिल 4 आ गया, 6 4 36 4 40 40 96 40 96 आ गया। 40 96 प्लस 1 करोगे 40 97/64 सही उत्तर है। 40 97/64 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो भाई जल्दी से बोलो, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक जरूर करना। आगे पहुँचे, चलो आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 9 पर। प्रश्न संख्या नंबर 9 पर, प्रश्न संख्या नंबर 9 देखिए क्या कहती है। प्रश्न संख्या नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कुछ इस प्रकार से। हाँ, अब थोड़ा सा समझने वाली बात है। 31 मई, आप में कैलेंडर भी है, वो भी रीजनिंग का चैप्टर होता है। 31 मई 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? देखिए इस क्वेश्चन पे मैं बताने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक बताना चाहूँगा। थोड़ा बस 3-4 मिनट आपके टाइम लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसको बताने के लिए। देखो पहले तो आप कंसेप्ट समझो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कंसेप्ट क्या समझना है आपको? जो हमारे वर्ष होते हैं, बेसिकली जो हमारे वर्ष होते हैं, जो ईयर होते हैं, वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता आपका साधारण वर्ष, एक होता आपका साधारण वर्ष, और एक कौन सा होता है आपका? लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष होता है आपका, एक साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष में डे कितने होते हैं? 365 डे होते हैं साधारण वर्ष में। डे 365, तो लीप ईयर में डे कितने हो जाएंगे? 366 हो जाएंगे। 366 क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता है फरवरी क्या होती है? 29 दिन की होती है। फरवरी 29 दिन की होती है, ठीक है ना? इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? वर्ष साधारण होता है, लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अब देखो बात को समझो, यहाँ पर थोड़ी सी बात कुछ इस प्रकार से है कि आपके दिन के कोड होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। 0 आता है 7 नहीं 6, 0 आता है तो आपका संडे होता है, संडे होता है। 1 आता है तो आपका मंडे होता है। 2 आता है तो आपका ट्यूसडे होता है। 3 आता है तो आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर होता है थर्सडे, फिर होता है फ्राइडे, फिर आता है सैटरडे, ठीक है ना? ये आपके दिन होते हैं, ये दिन आपको याद रखना है। इतना चीज़ याद रखोगे आप, यानी कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? संडे, ठीक है ना? अब देखो सप्ताह में टोटल कितने दिन होते हैं? सप्ताह में टोटल कितने दिन होते हैं? बोलो सप्ताह में टोटल आपके कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो आपको यहाँ पर विषम दिन निकालने पड़ते हैं। आपको यहाँ पर विषम दिन निकालने पड़ते हैं। विषम दिन का मतलब ऑड डेज होता है। इसका मतलब क्या होता है? ऑड डेज होता है। आपको ऑड डेज निकालना। अगर मैं 365 में ऑड डेज पूछूँ कितने आएंगे, तो आपको 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि 7 ही दिन होते हैं सप्ताह में। और अगर सप्ताह काउंट कर लेंगे तो आपको पता है कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। देखो 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 7 पंजे 35, एक बचा 7 दूनी 14। ये टोटल 52 आपके क्या आ गए? सप्ताह आ गए ना? ये टोटल क्या आ गए? 52 सप्ताह। एक नॉर्मल ईयर में 52 सप्ताह होते और एक आपका दिन बच गया। 7 पंजे 35, 3 एक बचा, 7 दूनी 14, एक बचा। तो जो एक आपका बचा वो एक ऑड डेज होगा। किस ईयर में? साधारण ईयर में। साधारण वर्ष में एक नॉर्मल डेज होता है। अब यहाँ एक दिन बढ़ गया तो यहाँ भी क्या होगा? 52 सप्ताह होगा। सप्ताह से कोई मतलब नहीं, सप्ताह कोई नहीं पूछता, आपसे दिन पूछा जाएगा। 52 सप्ताह आपके हो गए और यहाँ पर 366 है तो यहाँ पर 2 ऑड डेज बनते हैं। यहाँ पर 2 ऑड डेज यानी 2 विषम दिन बनेंगे बस, 2 विषम दिन बनेंगे बस। ये इतनी बात आपको समझना था। थोड़ा सा आपको 1 मिनट और समझना शताब्दी के बारे में, बाकी आपको नहीं समझना। फिर सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, सारे क्वेश्चन कर लोगे। बहुत आसान है दोस्तों, सबसे आसान। रीजनिंग का सबसे इजी चैप्टर माना जाता है 2 चैप्टर, एक कैलेंडर एक घड़ी, सबसे इजी चैप्टर होते हैं,
ठीक है ना। सबसे टफ आपकी नंबर सीरीज़ होती है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब चीज़ों को यहाँ पर समझना थोड़ा सा। वर्ष क्या होता है आप सीख गए। अब आपकी बात आती है शताब्दी की। अब आपकी बात क्या आती है शताब्दी की। देखो, जब आपके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, जब आपके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो एक शताब्दी होती है। जब आपके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो एक शताब्दी होती है। और शताब्दी एक वर्ष हो 100 होती है ना। देखो, लीप ईयर हर कितने साल बाद आता है? चौथे साल बाद आता है ना। 29 की फरवरी हर चौथे साल बाद आती है। वैसे जो वर्ष होगा वो भी हर चौथे साल बाद, यानी पहला जो हमारी सेंचुरी थी, शताब्दी थी, वो 100 थी। और दूसरी शताब्दी हम क्या लेंगे? 400 लेंगे। 100 हम गिनेंगे नहीं, लेकिन हम 400 से चलेंगे। हमने 100 बताया कि पहली शताब्दी होती। पहली आपको 400 याद रखना है, दूसरी आपकी 800 याद रखना है, तीसरी आपको 1200 याद रखना है, चौथी आपको 1600 याद रखना है, फिर आपको 2000 याद रखना है। हम 20वीं शताब्दी में चल रहे हैं ना भाई, बस ठीक है। ओके, देखो, अब अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि यहाँ पर देखो 100 में, अगर मैं 100 में पूछूं 100 वर्षों में कितने ऑड डेज होते हैं? 100 वर्षों में कितने ऑड डेज होते हैं? 100 वर्षों में कितने ऑड डेज होंगे बताओ जरा, बोलो। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? अच्छा ये बताओ, 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? तो लीप ईयर के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। लीप ईयर ज्ञात करने के लिए 4 से, जब इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा। 25 नहीं होता, ये डायरेक्ट नॉर्मल क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया था। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 29 फरवरी कब आती है? जब वर्ष लीप ईयर होता है। जब वर्ष लीप ईयर होता तभी तो 29 फरवरी आएगी। लीप ईयर 100 वर्षों में 24 बार आता है भाई, इस चीज़ को याद रखना। जो आपका लीप ईयर है 100 वर्षों में, वो 24 बार आएगा। 24 बार क्या आएगा? लीप ईयर आएगा। लीप ईयर का मतलब फरवरी कितने की होगी? 29 की फरवरी होगी, 29 की फरवरी होगी। बस इतनी बात याद रखना। और जो 4, 8, 12, 16, 20 रखे, इनमें ऑड डेज जीरो हो जाते हैं। इनमें ऑड डेज जीरो हो जाते हैं, ये आपको बेस मानकर चलना है। इतना आपको बेस मानकर चलना है बस। बाकी अब इस क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। इस क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। इधर लिखा है, ये समझ लेना, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो कमेंट करना। नेक्स्ट क्लास में शुरुआत में कम से कम 20 मिनट तो आपको यही सिखा दूंगा। कैलेंडर एक बार दिमाग में बैठ गया फिर जीवन में कभी नहीं निकलेगा। देखो, डेट क्या है आपकी? 31 मई, 31 मई 2020। तो यहाँ पर देखो 2020 है और हमने लिखाया था पहले 2000, तो 20वां साल चल रहा है ना। तो हम देखो, अब ये 20वीं हमारी शताब्दी हो गई और ये 20 हमारे वर्ष हो गए। इनको आप 2 भागों में बांट लीजिए। ये आपकी शताब्दी हो गई, ये आपके वर्ष हो गए। आपको 20 वर्ष पूरे कंप्लीट तो हुए नहीं, अभी हम मई में ही तो हैं, मई 2020 में। तो आपको एक से एक कम लेना है, 19 वर्ष लेना है। 19 वर्ष लेना है। 19 वर्ष में आप बताओ कितने लीप ईयर होंगे? तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। अगर 4 से डिवाइड करोगे तो हमें फटाफट बताओ कितने लीप ईयर होंगे और कितने साधारण ईयर होंगे। कितने लीप ईयर इसको बोलते हैं? इसको नॉर्मल ईयर बोलते हैं, नॉर्मल ईयर। फटाफट बताओ, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 चौके 16, यानी 4 लीप ईयर होंगे। और जब 19 में अगर 4 लीप ईयर हो गए तो 15 नॉर्मल ईयर बच्चे। और हमने बताया सारा खेल हमको ऑड डेज से खेलना है, बस ऑड डेज से सारा खेल। अगर एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? अभी बताया। एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? 2। तो अगर हम यहाँ 2 से गुणा करा देंगे तो कितने दिन आएंगे? 8 दिन यहाँ से आएंगे। और अगर 15 में एक होता है ऑड डेज तो 15 दिन यहाँ से आ जाएंगे। यानी ये टोटल कितने दिन हो गए? 15, 8 कितना हो गया? 8, 5, 13। टोटल कितने दिन हो गए? 23 दिन हो गए। इस बात को जरा क्लियर, डायरेक्ट भी कह सकते थे यहाँ पर 2 ऑड डेज होंगे, लेकिन मैंने बताया था कि आपकी समझ में आया। अब आप 2020 की बात करोगे। 2020 में सबसे पहले क्या आएगी? जनवरी आएगी, उसके बाद फरवरी आएगी, फिर मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा, यही ना आएगा। और इसको 7 से भाग करोगे तो आपको पता चलेगा ऑड डेज। जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28, 3 दिन देतेंगे। आपको ऑड डेज ही लेना, विषम दिन ही लेना, बाकी इसको भी लेकर आप करोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन आपको ऑड डेज ही लेना है।
जनवरी में कितने आएंगे 3। अब फरवरी, फरवरी डिपेंड करेगा लीप ईयर है या नहीं है। 2020 क्या लीप ईयर है, और लीप ईयर तो फरवरी 29 के मतलब 7 चौके 28, एक बच जाएगा। मार्च में 3, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 2। अब मई, मई में जितनी तारीख दी है उतनी तारीख, 7 चौके 28, 29 30 31, 3 दिन यहाँ, और ये कितने दिन यहाँ पर बच गए बोलो 23। 23 प्लस 23 कर दो, प्लस 23 बट्टे क्या करोगे 7 करोगे। अब 7 से आप काट दीजिए, 3 1 4, 4 3 7, 7 से ख़त्म हो गया है ना। 23, 23 3 26 हो गया, 26 और 2 कितना हो गया 28, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कितना आएगा 0 आएगा। 0 का मतलब कौन सा दिन होगा, संडे होगा। कौन सा दिन होगा, संडे हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब क्या आएगा, संडे आएगा, है ना। 7 3 21, 2 रखते तो 3 2 5 2 7, 3 3 6 1 7, 0 मतलब संडे आएगा। क्लियर, ये बात समझ गए होगे उम्मीद करते हैं। फिर भी नहीं समझो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखिए इसी प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उस आयत का क्षेत्रफल आपको बताना है। उस आयत का क्षेत्रफल बताओ जिसकी परिमिति कितनी दी गई है, परिमिति 48 सेंटीमीटर, जिसकी परिमिति 48 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी दी है 6 सेंटीमीटर हो, तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो। इस प्रश्न को लगाओ और बताओ क्या उत्तर आएगा। इस प्रश्न को लगाओ बताओ क्या उत्तर आ जाएगा। ये हमारी प्रैक्टिस बैच की क्लास नंबर कौन सी है भाई, 3 है। प्रैक्टिस बैच की क्लास नंबर कौन सी है, 3 है। मेरे भाई वीडियो आपसे एक ही उम्मीद करते हैं हम, ठीक है ना, बाकी मैं आपसे कुछ नहीं कहता हूँ। आप वीडियो को अपने दोस्त मित्रों संग शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और क्या कीजिए आप लाइक कर दीजिए पसंद आए तो, ठीक है ना। लेकिन ऊपर के 2 काम आपके लिए ज़रूरी है। बाकी एक अच्छी वाली बात हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ साथ, मस्त वाली बात वो ये है, क्या है मस्त वाली बात, नहीं पता, चलो सुनो। चलो आज फिर एक काम किया जाए, क्या किया जाए बता, अपने सपने को पूरा कर लोगों को बिना माचिस के जलाया जाए। समझ रहे हो ना, जो आपसे जल रहे हैं वो किस लिए जल रहे हैं, क्योंकि आपके पास कुछ अभी है नहीं। लेकिन जब आप अपने सपने को अचीव कर लेंगे तो उनकी जलन रखी जाएगी साइड में, वो आपके पास आ जाएंगे, आपसे हाथ मिलाएंगे और भाई बताओ कैसा हो, है ना। हाँ तो याद रखना, सक्सेस सब कुछ होती है जो आपको ज़रूर अचीव करना है। उत्तर बताओ। चलो कई लोगों को उत्तर आ रहा होगा। आयत का साइड तो पता नहीं हमको, ऊंचाई पता है भाई, तो लंबाई गुणी चौड़ाई होता है, चौड़ाई का मतलब ऊंचाई तो हो जाएगा। अगर मैं ऐसी आयत बना दूं, एक ऐसा आयत, तो आयत की यही ना ऊंचाई होगी, क्योंकि ये तो बराबर है होगा, तो ये 6 हो जाएगा। ये पता नहीं, परिमाप पता, चारों भुजाओं का योग पता है कितना है 48, तो हमने माना लंबाई हमारी हमने मान लिया x है, तो परिमिति होता क्या, परिमाप आयत का होता क्या है 2, लंबाई धन चौड़ाई, हाइट का मतलब चौड़ाई, परिमिति रखोगे कितना दिया गया 48, तो ये 48 बराबर 2, लंबाई मैंने x माना, चौड़ाई कितनी है 6 है, तो ठीक है ये करेंगे 2x और 6 दूनी 12, ये 48, 12 प्लस से माइनस में, 48 माइनस बराबर के 2x, 48 में से 12 जाएगा, 12 3 36 बराबर का 2x, x बराबर का 18। और आपसे पूछा क्या था भाई, क्षेत्रफल पूछा था। देखो 18, ये 18 क्या आ गया, लंबाई आ गई 18 और चौड़ाई आपको पता है 6, तो एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी। L क्या है 18 और B क्या है भाई आपका 6, 18 छक्का 108, 108 ही होता है ना, 8 छंग 48, 6 कम 6 4 10, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर,
ठीक है ना। तो 3 क्लास हमने टोटल डिस्कस कर ली, 11 क्वेश्चनों के 3 सेट हमारे कंप्लीट। क्लास नंबर 3 ओके डन, ठीक है ना। तो ये सारे काम कर लेना अगर अच्छा लगेगा, ठीक है ना भाई। तो ठीक है, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। मिलेंगे दोस्तों कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।